Ottoman Empire, it was a big dynasty, Ottoman Empire. Who drawn this map? Who decided and why they decided कि ये जो इजराइल का जो रीजन है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को, ये यहूदी को देना किसने ज़रूरी समझा? उनके पैरों तले ज़मीन कैसे खींच ली गई, उनके हाथ से ये इतना बड़ा रीजन कैसे खींच लिया गया? ऑटोमन एम्पायर के जो बड़े लीडर्स हैं उनका क्या रोल है? वन ऑफ द बिगेस्ट डायनास्टी विच वॉज ऑटोमन एम्पायर, हाउ ऑटोमन एम्पायर स्टार्टेड एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस रीजन। हम सब जानते हैं कि ऑटोमन एम्पायर है, पैदा हुआ या रूल किया 700 ईयर्स या मोर देन दैट या लेस देन दैट वहाँ पे रूल किया। तो इसका मतलब है कि इससे पहले भी कोई ना कोई डायनास्टी थी। तो इसके पहले कौन सी डायनास्टी थी? सल्जुक डायनास्टी थी। जो सल्जुक डायनास्टी थी जो ऑटोमन एम्पायर से पहले थी, which was in the same region and this region। और इस रीजन में there was another dynasty which is फातिमा डायनास्टी। तो ये जो टर्की का जो रीजन है, ये जो टर्की का जो रीजन है, इस रीजन में पहले ये जो रोमन एम्पायर था वो रूल कर रहा था। तो उसके बाद जब रोमन एम्पायर में डिवीजन हुआ विच वॉज ईस्टर्न रोमन एंड वेस्टर्न रोमन वॉज दिस वन वॉज अ वेस्टर्न रोमन एंड दिस वॉज ईस्टर्न रोमन विच इज कॉल्ड बेजरटाइन। तो बेजरटाइन डायनास्टी थी, यहाँ पे बेजरटाइन डायनास्टी और ये जो सल्जुक डायनास्टी थी, इस इलाके में जो सल्जुक डायनास्टी थी उनके बीच में बेजरटाइन डायनास्टी अगेंस्ट सल्जुक डायनास्टी के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया। तो ये इस रीजन में जब वॉर हुआ तो हु वॉन? द सल्जुक डायनास्टी वॉन एंड बेजरटाइन डायनास्टी लॉस्ट। तो इन दिस रीजन ये जो आज का जो ये टर्की का जो रीजन है, इस रीजन में दोबारा जो बेजरटाइन डायनास्टी थी या यू कैन से रोमन एम्पायर नेवर केम बैक। तो दिस वाज द लास्ट व्हेन दे रूल्ड दिस प्लेस। तो यहाँ पे वन सल्जुक डायनास्टी कॉन्क्वर्ड दिस रीजन। तो व्हाट हैपेंड हियर? तो हियर बेजरटाइन डायनास्टी वन बैक और जो सल्जुक डायनास्टी थी वो बहुत अच्छी डायनास्टी में या बहुत डेवलप्ड डायनास्टी या वन ऑफ द बिगेस्ट डायनास्टी में कन्वर्ट हो गए एंड दे हैड मच प्रॉस्पेरिटी इन देयर डायनास्टी। तो यहाँ पे अब ये रोमन एम्पायर लगभग खत्म होने को आ गया इस रीजन में। अब यहाँ पे क्या बचा? जो टर्की का ये जो रीजन है, इस रीजन में तो दे हैड नो इश्यूज, दे वर रूलिंग हैप्पीली, ये आराम से खुशहाली से जी रहे थे। तो इनका एक ट्रेड चलता था किस रीजन में? इस रीजन में ये जो रीजन है, इस रीजन में इनका ट्रेड चलता था। तो इस रीजन में जब ट्रेड चलता था तो यहाँ पे देयर वाज समबडी called Genghis Khan ruling in this region around 1200 AD, right? 1200 AD में जब चंगेज खान यहाँ पे रूल कर रहा था तो उसको पता चला कि यहाँ पे जो सल्जुक डायनास्टी है वहाँ पे बहुत अच्छा लिबास मिलता है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो उसने क्या किया कि ख्वारज़म खां को, जो कि सल्जुक डायनास्टी का किंग था या एम्परर था, ख्वारज़म खां को एक खत लिखा, एक लेटर लिखा कि मैं द ईस्टर्न रीजन, जो कि मेरी सरजमीन पे सूरज उगता है और मैं सूरज उगने वाले जहां का बादशाह हूँ, और तेरी सल्तनत में सूरज डूबता है जो कि है ना वेस्टर्न रीजन। तो तेरी सल्तनत में सूरज डूबता है तो उस जहां का मालिक है। तो तू और मैं दोनों हम एक फ्रेंडशिप का एक सिलसिला शुरू करते हैं, एक दोस्ती का सिलसिला शुरू करते हैं। तुम और मैं लेन देन करते हैं या तिजारत करते हैं, या यू कैन से वी कैन हैव ट्रेड बिटवीन अस सो दैट वी कैन डेवलप आवर रीजन। क्योंकि तू भी एक बहुत बड़ा बादशाह है इस जहां का, मैं भी एक बहुत बड़ा बादशाह हूँ इस जहां का। देखो ये उस वक्त की बात है, 1200 की बात है, जब इस रीजन के अलावा कोई नहीं जानता था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अमेरिका, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं जानता था कोई, किसी को पता नहीं था कि अमेरिका का इन्वेंशन
तभी तक नहीं हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया का इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था, पता ही नहीं था किसी को। तो यहाँ पे जब इन 12th सेंचुरी, 12 अराउंड 13th सेंचुरी के ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसने क्या किया, चंगेज़ खान ने ख्वारज़म खान को, जो सल्जुक डायनास्टी का जो किंग था, उसको एक खत लिखा, लेटर लिखा। तो उस लेटर में इसने उसकी ख्वारज़म खान की बहुत बड़ाई की थी। तो इसके रिटर्न में ख्वारज़म खान ने दोबारा से लेटर लिखा इसको, किसको, चंगेज़ खान को, कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि तुम मेरे साथ एक अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते हो, यू आर ऑल वेलकम, फाइन। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो व्हाट हैपन्स इज कि चंगेज़ खान कुछ लोगों को, लगभग 400-500 लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ, एक मुसलमानों के एक बहुत बड़े काफिले के साथ, उन सबको जमा करके बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दे के, बहुत अच्छी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे जो अवेलेबल होती हैं, उन सारी चीज़ों को दे के यहाँ पे ख्वारज़म खान की सल्जुक डायनास्टी को रवाना करता है। तो जैसे वो लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ की जो ख्वारज़म खान के जो वज़ीर थे या मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ख्वारज़म खान को एक मिसगाइडेंस देते हैं कि भाई देख लो सोच समझ के, ये जो चंगेज़ खान है ये तो लेदर पहनता है, मतलब जो जानवर को मारने के बाद उसके जो कपड़े निकलते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो स्किन होती है जानवरों की, उस स्किन को वो पहनता है, उसमें इंसानियत नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बी वेरी केयरफुल वॉट एवर यू आर डीलिंग विथ हिम। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये हो सकता है कि ये ट्रेड के सूरत में किसी जासूस को ना भेज दे, तो ये जासूस को भेज देगा। ये सारी चीज़ों के डर से उनको, ख्वारज़म खान को डरा देते हैं, या यू कैन से धमका देते हैं। तो ख्वारज़म खान क्या करता है, उन सब चीज़ों के, उन सब जो लोग आते हैं वहाँ से, उन सारे लोगों के उन सब चीज़ों को उठा के फेंक देता है, और उनके सारे सबके सर कत्ल कर देता है। तो चंगेज़ खान को ये बात पता चलती है। जैसा चंगेज़ खान को ये बात पता चलती है, चंगेज़ खान परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि हो सकता है कि बहुत बड़ा सल्तनत का बादशाह हो, गलती से ये समझ लिया हो कि ये सारे लोग कि इसके कोई जासूस हो, या ये सारे लोग इसका कोई नुकसान करने आए हो, ये समझ के इन सब लोगों को कत्ल कर दिया। तो चंगेज़ खान दोबारा से और लोगों को भेजता है, और गिफ्ट्स के साथ। तो सारे गिफ्ट्स लेके पहुंच जाते हैं कहाँ पे, ख्वारज़म खान के पास, जो सल्जुक डायनास्टी है। तो जैसे वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे पहुँचते ही ख्वारज़म खान को अगेन देखा, आप उन लोगों को कत्ल कर दिया, उन लोगों को ये कर दिया, दोबारा से इसने कुछ और लोगों को भेज दिए। बी केयरफुल, ही इज़ नॉट स्टॉपिंग हिज इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, दोबारा से जैसे एंटर करते हैं, तो ख्वारज़म खान क्या करता है, उन लोगों के दाढ़ी और सर के बाल दोनों काट के उनको दोबारा से भगा देता है। तो जैसे ये चीज़ होती है, अब चंगेज़ खान हो गए ना पानी सर से ऊपर, एक बार चलो गलती हो गई, माफ़ कर दिया, दूसरी बार गलती माफ़ करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि दूसरी बार जब गलती करता है कोई भी इंसान, वो बदतमीजी होती है। पहली बार चलो गलती हो गई, दूसरी बार बदतमीजी, और गलती माफ़ की जा सकती है, बदतमीजी नहीं। तो यहाँ पे चंगेज़ खान क्या करता है, तीसरा लेटर लिखता है और एक डेलीगेट को भेजता है, और तीसरे लेटर में क्या लिखता है, नाउ आई एम कमिंग, गेट रेडी फॉर वॉर। अभी मैं आ रहा हूँ, तुम जंग के लिए तैयार हो जाना। डेट टाइम वगैरह भेज दिया, जाओ पहुँचा दो इसको, I am going to attack him. Now, do whatever gift I want, I will take. जो भी मुझे तोहफा चाहिए वो मैं खुद ही ले लूँगा। तुझे तू होगा तभी देगा ना मुझे, जब तू ही नहीं रहेगा तो क्या देगा, मैं खुद ही ले लूँगा जो मुझे चाहिए। ये पूरी दुनिया पे मैं हुकूमत करूँगा, अब तेरी सल्तनत होगी मेरी, मेरे नाम से जानी जाएगी। दिस इज़ वॉट हैपन। चंगेज़ खान एंटर अलॉन्ग विथ हिज एंटायर फौज। लगभग इसके पास जो फौज थी, जो आर्मी थी, वो आर्मी को लेके चंगेज़ खान इस रीजन में एंटर कर जाता है। तो अब यहाँ पे इस रीजन में द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब वो यहाँ पे एंटर करता है इस रीजन में,
तो खारज़म खान की तो ऐसी की तैसी कर देता है। जो एंट्री करते करते जो जितने सारे इसके पास जितने सारे लोग, गांव, घर, जो कुछ भी सामने आता था उन सबको कत्ल कर देता था, सबको मार दिया जाता था। तो ये क्या करता है जो खारज़म खां है, खारज़म खां ही रन अवे टू दिस रीजन और यहाँ पे गांव गांव घूमता, ये करता, इतनी तबाही मचा देता। और तबाही मचा के चुप नहीं होता चंगेज़ खान, तबाही मचा के उस तबाही के जो अफवाह है या जो तबाही के जो ढोल हैं वो बजाता था कि सब जगह जो मैंने ये तबाही फैलाई है यहाँ पे, ये सारी लोगों तक पहुँचाता था कि हाँ मैं इतना तबाह कर सकता हूँ, इतना बर्बाद कर सकता हूँ, बी वेरी केयरफुल। ये सारी दुनिया में फैलाता था ये सारी चीज़ें। तो इसने यहाँ पे ये सारा सब कुछ खारज़म खां के ख़त्म होने के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ हुई कि जो चंगेज़ खान था उसके दामाद की भी डेथ हो गई। इसी रीजन में चंगेज़ खान के दामाद की भी डेथ हो गई। चंगेज़ खान अब ये है कि बेटे की अगर डेथ होती है तो समहाउ दे कैन हैंडल इट। बेटे की डेथ होती है, चलो हम घर में रो रहे हैं वगैरह वगैरह। अब बेटी की डेथ होती है तो बेटी बेवा हो गई, तो उसका जो इम्पैक्ट है फादर पे बहुत ज़्यादा होता है। तो चंगेज़ खान के साथ यही हुआ। जैसे चंगेज़ खान को पता चला कि उसकी दामाद की डेथ हो गई है इस रीजन में, जो कि सुल्जुक डायनास्टी के रीजन में, तो उसने क्या उसने जा बजा जंग का ऐलान कर दिया। उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि वट एवर यू सी, आप अपने आंखों से जो भी जिंदा चीज़ देखो, इंसान, जानवर, पालतू जानवर, ये जंगल के जानवर जो भी है, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी कुचल दिया जाए या उनको ख़त्म कर दिया जाए। कोई भी जो चीज़ जानवर इंसान के लेते हुए, कोई भी जो ऐसी चीज़ जो सांस लेती हो उस चीज़ को ख़त्म कर दे। तो वही चंगेज़ खान का ये डिक्लेरेशन था। तो what he did is he started slaughtering each and everyone whatever so he faced on his way। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तबाही बर्बादी कर रहा था। तो क्या होता है ना, कई दफा जब आप कहीं और लगे हुए तबाही बर्बादी करने में, तो आपके जो अपने रीजन में आपके रेबुलेंस स्टार्ट हो जाते हैं, रिवोल्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, या आपके खिलाफ कोई ना कोई आवाज़ उठा देता है, या आपके तख्त पे बैठने के लिए कोई ना कोई तैयार हो जाता है। तो यही चंगेज़ खान के साथ भी हुआ। तो ही वॉज अबाउट टू रिटर्न, लेकिन यहाँ पे जो खारज़म खान का बेटा जो था जलालुद्दीन, वो इस अपने बाप के ख़त्म होने के बाद खारज़म खान का बेटा क्या करता है, ही माइग्रेट टू दिस प्लेस। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान का जो रीजन है, अफ़गानिस्तान की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ये है कि कोई भी जो इंटरनेशनल प्लेयर हो, कोई भी जो आउटसाइड एम्पायर का कोई भी किंग रूलर जो भी हो, इस रीजन में, अफ़गानिस्तान के रीजन में एंटर होता है। अफ़गानिस्तान को ये भी कहते हैं इन हिस्ट्री, और सो मेनी इंटरेस्टिंग पीपल और हिस्टोरियंस दिस कॉल्ड अफ़गानिस्तान एज अ बिगेस्ट ग्रेवयार्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है। तो आप ये कह सकते हो कि दुनिया का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। जो भी यहाँ पे जाता है वो तबाही बर्बाद होके ही आता है। अफ़गानिस्तान को कब्जा करना, हासिल करना किसी की बस की बात नहीं है जनरली, अनलेस अनटिल अफ़गानिस्तान इटसेल्फ नेवर वांट्स। तो ये हुआ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब जलालुद्दीन एंटर हुआ तो इसको, जलालुद्दीन को हिमायत मिली, सपोर्ट मिला किनका, अफगानों का, और इन्होंने सपोर्ट किया। और जब यहाँ पे जो रिवोल्ट हो रहा था चंगेज़ खान के लिए, जब वो रिटर्न हो रहा था, तो यहाँ पे इसके कुछ सिपाहियों के साथ इसकी झड़प हुई और यहाँ पे जलालुद्दीन वॉन। और जलालुद्दीन जब जंग जीतने के बाद फिर से थोड़ी बहुत आगे पीछे करते करते और फिर सीधे चंगेज़ खान के साथ ही मुकाबला हुआ। तो चंगेज़ खान के साथ जब डायरेक्ट मुकाबला हुआ तो जलालुद्दीन ही लॉस्ट इट, क्योंकि चंगेज़ खान ए बिग रूलर, उसके पास जो फौज थी, उसके पास जो हथियार थे, उसके पास जो फैसिलिटीज थी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज थी, इट वाज कंपेयर टू जलालुद्दीन द प्रिंस ऑफ खारज़म खान इज फार हायर देन, अगर कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा हायर था उसके पास, चंगेज़ खान के पास। और इसके पास
प्रिंस जलालुद्दीन के पास कुछ भी नहीं था। तो इसने क्या किया, तो जंग के मैदान में वो जंग छोड़ के भाग गया। कहाँ भाग गया? ही केम टू दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में किसके पास आया था? ही केम टू इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पास आके उसने हेल्प मांगी कि सिर्फ मैं भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान। अब ये इल्तुतमिश, ये लोग भी कहाँ से थे? ये लोग भी अल्टीमेटली इसी रीजन से थे, जिस रीजन से जलालुद्दीन आया था। जो आपको हम आगे चल के विल एक्सप्लेन कि जो मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनी, जो गौर का यहाँ पे जो रीजन है, गजनी का जो रीजन है, इसी रीजन से ये लोग आए हुए थे। जो गौर गजनी का जो ये रीजन है, इस रीजन से ये भी यहीं से आके बसे हुए थे। अल्टीमेटली समवेयर दे बिलोंग टू दिस प्लेस ओनली। तो इसने ये कहा जलालुद्दीन ने कि वी हैव लॉस्ट our dynasty from Mongolians, please help us, हमें मदद कीजिए, हम मंगोलियन से या चंगेज खान से हमारी सल्तनत हार चुके हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। अब वो रीजंस की वजह से इल्तुतमिश का कोई भी किंग या प्रिंस, जैसे कि हुमायूं गया था अफगानिस्तान, हुमायूं वॉज स्टेइंग देयर, तो उनसे वहाँ पे मदद ली हुमायूं ने। तो एक सिंपल सा एक इंटरनेशनल रूल ये होता है कि या ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे एक मॉरली एक रूल ये होता है कि कोई भी किंग या प्रिंस किसी मुसीबत में होते हैं तो वो जाके किसी और किंग या प्रिंस से हेल्प मांगते हैं, तो वो एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि उनको हेल्प करना या मदद करना। तो यहाँ पे जब जलालुद्दीन प्रिंस, सल्जुक डायनास्टीज प्रिंस केम टू दिल्ली एंड मेट इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया। तो एक तो इल्तुतमिश आया था इंडिया में और इंडिया में उसने बसेरा किया था, और उसका जो डायनास्टी थी यहाँ पे, उस डायनास्टी इतनी पावरफुल भी नहीं थी। अगर वो किसी वजह से जलालुद्दीन की हिमायत करता या उसकी मदद करता तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता कि ही वेंट अगेंस्ट चंगेज खान। तो चंगेज खान को अगेंस्ट में लेने की कैपेसिटी इल्तुतमिश को नहीं थी। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, सीधा रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता, व्हाटएवर, तुम आओ बैठो खाओ पियो, 2 दिन गुजार के तुम यहाँ से चलते बनो। तो दिस इज व्हाट हैपन हियर इन इंडिया। तो इल्तुतमिश रिफ्यूज टू हेल्प जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन वापस फिर से जाता है अपने रीजन में, और यहाँ पे जब तक ये जिंदा होता है तब तक ये मंगोलियन से या चंगेज खान से ये लड़ाई झगड़ा करता रहता है। छोटे छोटे ये अपने कबीलों को इकट्ठा करता है वहाँ पर। जब तक ये जिंदा था तब तक इसने अपनी जो सल्तनत की जो सारी जो रीजन इन्होंने, इनकी वजह से जो सब कुछ खत्म हो गया था, उसको रिगेन करने की कोशिश की, बट ही कुडंट डू इट। दैट वाज द एंड ऑफ सल्जुक डायनास्टी। दैट वाज द एंड ऑफ सल्जुक डायनास्टी यू कैन से। तो अब इसके बाद तो ऑटोमन एम्पायर। तो अब यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हो कि जैसे सल्जुक डायनास्टी का एंड होना, जैसे यहाँ पे सल्जुक डायनास्टी का एंड हुआ इन सारे रीजन में, तो इस रीजन में एक और डायनास्टी एमर्ज हुई, वो थी ममलूक डायनास्टी। ममलूक डायनास्टी, जो ममलूक डायनास्टी थी ये इस रीजन में थी। अभी हम वी वर टॉकिंग अबाउट इजराइल ना, तो इजराइल, ये जो सीरिया, ये इजराइल का जो रीजन है, इस रीजन में ममलूक डायनास्टी थी। और इसी ममलूक डायनास्टी के अंडर में कौन थे? ये जो मक्का मदीना और ये शरीफा मक्का के ये जो लोग हैं यहाँ पे, शरीफा मक्का वो हैं जो मक्का मदीना की देखभाल करते थे, या वहाँ पे जो भी रिलीजियस या होली जो रिचुअल्स होते थे उन सब चीज़ों को ये मैनेज करते थे शरीफा मक्का। तो इनका भी आगे चल के इनका भी बहुत बड़ा रोल है, जो इजराइल बनने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे जो शरीफा मक्का थे वो ममलूक डायनास्टी के अंडर में थे। तो एट दैट टाइम व्हेन चंगेज खान अटैक्ड दिस रीजन, तो दिस रीजन वेंट इनटू ममलूक डायनास्टी। तो यहाँ पे आफ्टर दिस व्हाट हैपन, ये यहाँ पे एक कुछ टर्क के जो कुछ लोकल जो कम्युनिटी कहते हैं या कबीले कहते हैं या ट्राइब्स कहते हैं, जो छोटी छोटी कम्युनिटी बना देते हैं, इधर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, बकरे चराते हैं, शॉले बुनते हैं। ये इनकी एक बेसिक जो हिस्ट्री है वो कुछ इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ जो एक कुछ ठीक ठाक जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट ही हुई थी जो मोहम्मद फर्स्ट ने, इसने जब
जब ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री लिखना शुरू किया था तब स्टार्ट हुई थी। तो अब यहाँ पे जो छोटी मोटी एक नई एम्पायर स्टार्ट हुआ, तो वो एम्पायर जो था, जो एक कबीला, दो कबीला, तो तीन कबीले, ऐसे छोटे छोटे कबीलों को या ट्राइबल्स को जोड़ के एक छोटी सी डायनास्टी स्टार्ट हुई। वो डायनास्टी स्टार्ट की उस्मान ने, या उसके पहले गाजी, अर्तुगरुल गाजी, ऐसे कुछ कहते हैं। बट वो असल में हिस्ट्री में है या नहीं, उसके कोई डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि जब ऑटोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ था उसके बहुत सालों बाद, बहुत ही सदियों बाद ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री एक्चुअल में ऑफिशियली लिखी गई। तो हिस्ट्री का एक क्लैरिटी ये होती है कि हिस्ट्री जब तक एक एम्परर या हिस्टोरियंस ऑफिशियली बैठ के नहीं लिखते तब तक वो जो हिस्ट्री हो, उसकी जो पिछली जो हिस्ट्री होती है उसके डिटेल्स इतने अच्छे नहीं होते। उसी तरह से जो ऑटोमन एम्पायर के जो बिगिनिंग के जो डिटेल्स हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानियों ने एक टर्किश ड्रामे को ट्रांसलेट किया था अर्तुगरुल गाजी करके, तो उसमें जो बताया गया है उसके किताबों में कोई जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या डिटेल्ड हिस्ट्री मुझे तो नहीं मिली। मैंने पढ़ने का ट्राई किया, और जो कुछ भी मैंने पढ़ा या जाना, दैट आई हैव टेकन इट फ्रॉम Wikipedia and other resources and some books written by some world historians, some European historians, उससे मैंने कुछ डिटेल्स निकालने की कोशिश की, but I never got any proper details of that beginning of Ottoman Empire. तो here what happens, जब ऑटोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग का जो किंग है वो उस्मान गाजी है, या उस्मान कहो या उत्तमाम कहो, क्योंकि आगे चल के जो उस्मानिया कहते हैं पर्शियन में या उर्दू में उस्मानिया डायनास्टी कहते हैं, उस्मानिया सल्तनत कहते हैं, बट इंग्लिश में उसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। तो लेट्स टॉक ऑटोमन एम्पायर को ही हम लेके चलते हैं। तो उस्मान जो है हु इज कॉल्ड एज अ फाउंडर ऑफ उस्मान। तो उस्मान ने थोड़ी बहुत यहाँ पे एक टर्की में एक छोटी सी डायनास्टी स्टार्ट की, जो छोटे छोटे कबीलों को लेके आगे चल के इन्हीं कबीलों के साथ इसका बेटा उरहान, जो उरहान करके इसका एक बेटा था, उसने इसी डायनास्टी को आगे चल के डेवलप किया, और उसने इस रीजन में जो कि रोमन एम्पायर था, इस रीजन में इसने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टार्ट किए, तो इस रीजन को भी इसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब यहाँ पे इस रीजन में इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ पे इसके साथ साथ जो बैक टू बैक चीज़ें ऐसी हुई कि इसने छोटे छोटे सर्बिया को इसने ऑक्यूपाई कर लिया, हंगरी को ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पे गैलीपोली का जो रीजन है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसकी जो जनरेशन है वो आगे पीछे करते करते किसी ने कुछ जंगें इन्होंने लड़ी और कुछ जंगें इन्होंने छोड़ी, तो उस तरह से यहाँ पे इन्होंने कुछ हिस्से ऑक्यूपाई कर लिए। तो यहाँ पे एक और किंग आया इन्हीं की जनरेशन से। जब उरहान ने यहाँ पे 1370 से 1380 के बीच में जब इसने यूरोप में कुछ हिस्से को इसने ऑक्यूपाई कर लिया, और उसके बाद ही लॉस्ट सम रीजन्स एंड ही केम बैक, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा परेशानी शुरू हो गई। वो परेशानी ये थी कि इस रीजन में जितने सारे ईसाई थे या क्रिश्चियन थे, उनको उस वक्त जो रोमन एम्पायर में जो पोप और चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। मैं यहाँ पे एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी कि जो रोमन एम्पायर है, वो रोमन एम्पायर पहला एम्पायर है जिसने सेक्युलरिज्म का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। सेक्युलरिज्म वो नहीं है जो हम इंडिया में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल करते हैं। रोमन एम्पायर ने पहली बार वर्ल्ड में सेनेट बनाई या पार्लियामेंट बनाया या प्राइम मिनिस्टर या सेनेट मेंबर्स बनाए, जैसे कि एमपीस होते हैं ना, उस तरह के। जो हर एक चीज़ जो डेमोक्रेसी है, जो इसमें क्या होता है, जो वोटिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया में अभी चल रहा है, ये सारी चीज़ें रोमन ने इंट्रोड्यूस की, और उसके बाद डेमोक्रेसी आई रोमन में, और उसके बाद उन्होंने आगे चल के मोनार्की एक्सेप्ट कर ली। वो अपनी रोमन की अलग हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस वक्त उन्होंने डेमोक्रेसी लाई भी और उसको ख़त्म भी कर दी, मोनार्की आई, हज़ार चीज़ें हुए। तो जो सेक्युलरिज्म है विच वी यूज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीनिंग इट्स सेल्फ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म आने से पहले जो था वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो पोप था या चर्च था या जो पोप के जो और भी जो फादर थे या उसके जो सलाहकार थे या मशवरा देने वाले या ओपिनियन देने वाले या उसमें जो अपनी जो क्या कहते हैं उसको सजेशंस देने वाले जो भी थे पोप के साथ, उनका बहुत बड़ा रोल था एम्परर के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन में, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें उनका बहुत रोल था। तो वो रोल यहाँ पे ये प्ले करता था कि यहाँ पे जब इसने उरहान ने ये सारा रीजन ऑक्यूपाई कर लिया, अब यहाँ पे आप ये कहोगे कि इसने कुछ मुसलमान ये हैं कि वो ये कहते हैं कि ये पूरा जो ऑटोमन एम्पायर था उसको कुछ लोगों ने छीन लिया। तो यहाँ पे असल में हिस्ट्री में ये है कि इन्होंने इनसे छीना था पहले। तो इन्होंने किससे छीना था? इन्होंने एक दूसरे से छीना था। तो हिस्ट्री में यही होता है कि हर कोई एक दूसरे से कोई ना कोई चीज़ छीन के ही लेता है, ऐसे कोई किसी को गिफ्ट नहीं कर देता। तो यहाँ पे भी वही हुआ। तो पहले बार जब इन्होंने यहाँ चीज़ों अटैक की और दे हैड मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तो यहाँ पे एक और चीज़ हुई, जो ये जो सर्बिया का जो रीजन है, नॉट साइबेरिया सॉरी, सर्बिया का जो रीजन है, इस रीजन में तो ये जो रोम का जो रीजन है या इटली का जो रीजन है, इस रीजन में इसने अटैक किया और यहाँ पे इसने कॉन्कर कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो सर्बिया का रीजन है, इस सर्बिया का एक किंग था, किंग लाजार, तो उसने इस पे अटैक कर दिया। जैसे उसने अटैक किया विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ पोप, चर्च एंड रिमेनिंग एंटायर यूरोपियन पावर्स। तो उसने क्या किया? तो यहाँ पे अटैक किया। एट दैट टाइम उसने अटैक किया, इसका मतलब ये था कि ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा यूरोप का जो पूरा रीजन है, इसने मिलके इस पे अटैक किया। इसका मतलब ये था कि एट दैट टाइम दिस रीजन वाज वेरी पावरफुल। जो ऑटोमन एम्पायर है वो तब तक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। अब लेट्स टॉक इन 1318 या 1319 के इन 14th सेंचुरी जो कोसोवो वार जो हुई थी यहाँ पे, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिजल्ट ऑफ व्हाट ऑल हैपन बिटवीन दिस रीजन। ये बिगिनिंग था, कोसोवो वार इज द फर्स्ट बिगिनिंग वार बिटवीन ऑटोमन एम्पायर एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो इसका जो रिजल्ट था, दैट रिजल्ट टर्न इनटू द नेक्स्ट ऑटोमन एम्पायर, द नेक्स्ट ऑटोमन रूलर एंड ऑल्सो हु विल बी द रूलिंग दिस एंटायर रीजन ऑफ यूरोप। तो ये सारी चीजें हो रही थी इन द एंड ऑफ 13th सेंचुरी और एंड ऑफ 13th सेंचुरी। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी, तो यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ 13th सेंचुरी, उरहान का बेटा मुराद और प्रिंस लाजार जो कि साइबेरियन प्रिंस था, उसके बीच में, जो साइबेरियन प्रिंस और मुराद के बीच में, तो प्रिंस ऑफ लाजार एंड मुराद के बीच में यहाँ पे जंग छिड़ गई। तो इस जंग को लीड करते करते इसकी भी डेथ हो गई और इसकी भी डेथ हो गई। ये जो लाजार, प्रिंस ऑफ लाजार था, इसका सन था, और इसका जो मुराद का जो सन था वो था बेयजीद। तो बेयजीद और लाजार के बीच में अगेन जंग कंटिन्यू रही, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन स्ट्रैटेजिकली जो ऑटोमन एम्पायर था वो जीत गया था। तो इसने क्या किया, इसने ये पूरे रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया। तब ये होता था कि अगर इनके होते हैं ना 4-6 बीवियां, 10-12 भाई, 50-60 उस तरह की चीज़ें, तो लौंडियाँ होती थी, इनके गुलामों से भी इनको बच्चे होते थे। वो सारी चीज़ों का अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ही रिमूव्ड ऑल हर्डल्स टू हु वर अबाउट टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम ऑन थ्रोन। जब ये बैठेगा, कोई भी उम्मीदवार ना हो थ्रोन के लिए, उन सारी चीज़ों को उसने हटाया और ये ही टर्न इनटू अ नेक्स्ट ऑटोमन एम्पायर किंग। तो ये ऑटोमन एम्पायर का रूलर बन गया नेक्स्ट। तो इसने क्या किया, यहाँ पे
सी मुराद और प्रिंस ऑफ लॉरेंस के बीच में, जो साइबेरियन प्रिंस था, उनके बीच में जब जंग लड़ी गई और उनके बीच में कोई ठीक ठाक ये नहीं निकाला गया कि किसने हारा किसने जीता, तो उनमें रिजल्ट ये निकला कि स्ट्रैटेजिकली ऑटोमन एम्पायर ने जंग जीत गए। तो क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली जंग जीत गए थे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जंग जीतने के बाद दे आस्क्ड सर्बियंस टू पे देम फॉर लमसम अमाउंट, और उसके बाद में हर साल उनसे लेते गए, और उनके साथ कुछ अग्रीमेंट ऐसे हुई कि अगर हमें आर्मी की ज़रूरत पड़े किसी और रीजन में तो आप हमें भेजेंगे। तो इस तरह के कुछ एग्रीमेंट्स इनके साथ हो गए, जो हर कहीं भी होती हैं किसी भी रीजन को या किंग को फतह करने के बाद या जीतने के बाद। तो यहाँ पे क्या करता है, तो ही केम बैक एंड ही स्टार्टेड रूलिंग हियर इन दिस रीजन। तो जो बेयजीद था, जो कि मुराद का बेटा था, उरहान का पोता था, तो यहाँ पे ही स्टार्टेड बेयजीद रूलिंग दिस रीजन। तो ही स्टार्टेड रूलिंग अप्रॉक्सीमेटली दिस रीजन। तो लेकिन अब यहाँ पे तो कोई पावरफुल, यूरोप में कोई पावरफुल किंग नहीं था, ये सारे, तो सी बेसिकली तब ये वाला नक्शा नहीं था, ये वाला मैप नहीं था। एट दैट टाइम इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पे इस रीजन में कोई पावरफुल ऐसा किंग या रूलर नहीं था जो कि इतनी बड़ी ऑटोमन एम्पायर पे अटैक करे या सुपर पावर पे अटैक करे, क्योंकि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सुपर पावर। तो अब यहाँ पे एक और पावर थी जो इसके पैरेलल थी। अब वो पावर कौन है, तो ये यहाँ पे इस साइड ये देखिए, ये जो रीजन है इस साइड ये रहा आपका ऑटोमन एम्पायर लगभग इतना, और इसके ईस्टर्न साइड दिस रीजन वाज अनदर एम्पायर। तो दिस एम्पायर वाज तैमूरी एम्पायर। तैमूरी एम्पायर, हु वाज तैमूर? अमीर तैमूर। अमीर तैमूर वही है जिसने इंडिया को भी ऑक्यूपाई कर लिया था अप टू दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली में उस वक्त कौन था? अराउंड मिड ऑफ एंडिंग ऑफ 14th सेंचुरी यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक डायनास्टी वाज देयर। तुगलक डायनास्टी में अमीर तैमूर अटैक्ड दिल्ली एंड ही लूटेड दिल्ली एंड ही वेंट बैक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि अमीर तैमूर केम टू दिस रीजन एंड कॉन्कर्ड एंटायर दिस रीजन, जो कि आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, ये सारा रीजन इसके अमीर तैमूर के अंडर में था। बेसिकली अमीर तैमूर वाज फ्रॉम दिस रीजन, कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान का जो रीजन है यहाँ से था। लेकिन इसका जो एंसेस्टरल जो बैकग्राउंड था, वो एंसेस्टरल बैकग्राउंड इसका चंगेज खान का फ्रॉम हिज फादर साइड। फ्रॉम हिज मदर साइड दैट वाज फ्रॉम खान, ऐसा कुछ है। लेकिन अमीर तैमूर का जो एंसेस्टरल जो बैकग्राउंड है वो, या उसका जो हायरार्किकल बैकग्राउंड है वो चंगेज खान का है। तो चंगेज खान का ऑलरेडी वी हैव सीन द सल्जुक डायनास्टी अटैक्ड हिम। तो हियर द अमीर तैमूर एंटर दिस रीजन। अमीर तैमूर का एंटर करने का रीजन का क्या रीजन हो सकता है? सी देयर वाज नो रीजन। अमीर तैमूर एंटर करना था क्योंकि उसको अपनी सल्तनत को बढ़ाना था। तो उसके कुछ उसने अपने रीजन या लूप होल्स उसने ऐसे निकाले कि इस रीजन में सी दिस वाज आल्सो वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर एट दैट टाइम, the Ottoman Empire, and also तैमूरी एम्पायर also biggest empire, और दो भी मुस्लिम एम्पायर थे। तो उस वक्त तक अप टू 14th सेंचुरी ये पूरा रीजन, जब हमने सलाउद्दीन अयूबी का जो हमने देखा, वो when he attacked this Persian king and that शाह ऑफ ईरान, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी थी। यहाँ पे इस्लाम फैल चुका था, या सुन्नी शिया का भी डिवीजन हो चुका था रिलीजियसली। तो उसके बाद यहाँ का जो किंगडम डायनास्टी थी दैट हैज टर्न इनटू इन इस्लामिक रिलीजियस रीजन। तो अब यहाँ पे इन्होंने, तो ये भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे, यहाँ पे तो रिलीजियस बायस या रिलीजियस डिफरेंसेस तो नहीं थे, यहाँ पे डिफरेंसेस थे द इगोइस्टिक डिफरेंसेस। अब यहाँ पे हुआ ये कि इसने
आमिर तैमूर ने अटैक कर दिया कहाँ पे, इराक पे। तो इराक पे जब इसने अटैक किया तो इसका जो प्रिंस ऑफ ताहिर करके जो इराक का जो प्रिंस था वो किसके अंडर में चला गया, इसके अंडर में चला गया, जो बेयजीद के अंडर में चला गया। तो बेयजीद की जब इसका शरण में चला गया तो इसने क्या किया, अब कोई आ जाता है ना किंग या प्रिंस, तो उसको सपोर्ट करना या उसको शरण देना एक मैंडेटरी बन जाती है, एक जिम्मेदारी बन जाती है, विच इज व्हाट ही हैज डन। तो इसके कुछ और जो इसके मुसलमान इसके अंडर में कुछ लोग थे वो इसके पास चले गए फॉर सम पर्सनल रीजंस। तो यहाँ पे इसने आमिर तैमूर ने बेयजीद को एक लेटर लिखा कि उनके लेटर में एक दूसरे को किस तरह से वो नीचे दिखाते थे, एक दूसरे को कितना पावरफुल जताते थे कि मैं पावरफुल हूँ तू कुछ नहीं है, तो वो ये कहता था ये वो कहता था। तो इस तरह के इनके जो लेटर्स के जो कॉन्वर्जेशंस है विच आई हैव सीन, इट वाज लाइक टेरिबल। अगर कोई ऐसा मेरे साथ बदतमीजी करे मैं तो उसकी टांगे तोड़ दूं, उस तरह का था। तो दिस इज व्हाट हैपन हियर बिटवीन आमिर तैमूर एंड बेयजीद। तो बेयजीद और आमिर तैमूर के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि बेयजीद और आमिर तैमूर ने एक दूसरे के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया कि जी, आमिर तैमूर ने एक लेटर में ये भी कहा कि देखो तुमने जो इलाके अपने मुसलमानों से लिए हैं, कब्जा किया है मुसलमानों को, उन इलाकों को तुम वापस उन कबीलों के सरदारों को वापस कर दो, लेकिन जो इलाके तुमने काफिरों से ऑक्यूपाई किए हैं, काफिर कौन, जो रोमन एम्पायर, जो यूरोपियंस हैं, उन काफिरों से जो तुमने इलाके ऑक्यूपाई किए हैं, कब्जा किया है, उसको तुम अपने पास रखो। सी who the hell are you to tell me all this thing? This is what the reply Bayezid has given to आमिर तैमूर। तो सी इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि आजा तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। तो दिस इज व्हाट हैपन यहाँ पे आमिर तैमूर और बेयजीद के बीच में जब जंग लड़ी हुई तब। सी आमिर तैमूर और बेयजीद के बीच में एक इंटरेस्टिंग जंग का वाकया ऐसा हुआ कि आमिर तैमूर ने ऐलान किया जंग का और दोनों जंग लड़ने के लिए पहुंच गए कहाँ पे, इस इलाके में। Bayezid was in this region, Amir Taimur was in this region, Amir Taimur was coming by this way and he was coming by this way। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब he entered, let's understand कि ये रहा अनातोलिया का या टर्की का रीजन और ये रहा आपका इराक का रीजन, ठीक है। और इराक ये हो गया और दिस इज व्हाट आमिर तैमूर एंड दिस इज व्हाट बेयजीद। तो यहाँ पे जो आमिर तैमूर का अब ये होता था ना, इनका जो यहाँ पे अटैक होना है ना, यहाँ पे होना है, इनकी जंग यहाँ पे होनी है। तो यहाँ पे इनकी जंग कहाँ पे, अंकारा का जो रीजन है, ही वाज देयर समवेयर इन कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल या बसरा के पास ये इनका बसेरा था। लेकिन यहाँ पे अंकारा जो आज का टर्की का जो कैपिटल है वहाँ पे जंग डिक्लेयर की गई। आमिर जो बेयजीद था वो अंकारा के पास आके वेट कर रहा था, लेकिन आमिर तैमूर नेवर वांटेड टू गिव हिम कि उसकी मर्जी का जंग का मैदान आमिर तैमूर देना नहीं चाहता था। किसकी मर्जी का, बेयजीद की या ऑटोमन एम्पायर की मर्जी का जो जंग का मैदान वो देना नहीं चाह रहा था। व्हाट ही डिड वाज ही वेंट बैक, आमिर तैमूर पीछे चला गया, लेकिन ये अपनी पूरी फौज के साथ आया यहाँ पे इसने इसका इंतजार कर रहा था आमिर तैमूर का, लेकिन आमिर तैमूर क्या हो रहा था, पीछे जा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, तो ही वेंट बैक जाते जाते ये कुछ टाइम के बाद गायब हो गया। इसने पीछा किया, 1 हफ्ता पीछे किया, 2 हफ्ते पीछे किए, 1 महीना पीछे, ये गायब हो गया। लगभग 1.5 लाख के आर्मी या लश्कर को लेके ही वो पूरी तरह से जंग के मैदान से गायब हो गया। अब ये जो बेयजीद था अपने पूरे लश्कर को लेके इसके पीछे पीछे जा रहा है, चलो और दिन वेट करो, जाके दूर दूर तक ढूंढा, कहीं नहीं है। ये परेशान हो गया कि भाई कहाँ गया, कहाँ ढूंढे इसको, कैसे, मतलब 1.5 लाख की पूरी आर्मी को लेके कोई पूरी तरह से गायब हो जाए, ऐसे कैसे। तो इसने क्या किया, ही वॉज
थिंकिंग, ही वॉज लाइक टॉकिंग कि अब क्या करूं मैं, इतने सारे लश्कर को और इतनी सारी इसकी भी आर्मी थी, उनको खिलाना पिलाना होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं, फूड खत्म हो जाता है, तो एक हिम्मत भी होती है, वो भी खत्म हो जाता है, मौसम का ख्याल रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसके साथ हो रही थी बेइज्जत के साथ। तो व्हाट हैपन हियर, द आमिर तैमूर गायब कहाँ हो गया, ऐसे कैसे गायब हो गया? तो इसने एक चाल चली आमिर तैमूर में। आमिर तैमूर ने क्या किया, ये अपनी बेइज्जत ने क्या किया था, अपना जो इसका जो मर्जी का या सहूलत का जो इलाका था, वो इलाका छोड़ के बेइज्जत यहाँ पे इसको आमिर तैमूर को ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुका था। तो इसने क्या किया, इसने बहुत लंबा एक रास्ता लेके वो वापस यहाँ पे आ चुका था, अंकारा पे। तो लेकिन आते आते जब ये यहाँ पे था ना अटैक करने के टाइम पे, तो फर्स्ट में यहाँ पे था ना, जाते जाते इसने ये पूरा रास्ता जला के इतना बर्बाद कर दिया था। सी आमिर तैमूर का व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट हिज हिम, तो उसकी हिस्ट्री में कहाँ भी देखो, उसकी हिस्ट्री में ये था कि आमिर तैमूर एक ऐसा जल्लाद था, कहीं भी जाता था। जब उसने बगदाद को अटैक किया था, तो तब भी जब इराक को अटैक किया था उसने, तब भी उसने इतनी बर्बादी फैलाई थी, जैसे कि वो सबसे पहले गांव के गांव या शहर के शहर या पूरी आर्मी को काट देता था, उनके गले काट देता था, उसके बाद लोगों के सरों के ढेर लगाता और उसमें आग लगाता, आग लगाने के लोगों की चर्बी से आग लगाता था, और उस चर्बी को लोगों की जो जिस्म की जो चर्बी होती है ना, वो चर्बी पिघल के रोड इतने चिकने हो जाते थे। इस तरह का जुल्म करता था, इस तरह की जुल्म की जो बातें हैं वो दूर दूर तक फैला था, खौफ आने के लिए, लोग डर जाए। वो ये चाहता था कि उसकी जो जुल्म करेगा, वो जो परेशान करेगा या लोगों पे जो जितना वो जुल्म ढाएगा, उन सब चीज़ों से डर के जो दुश्मन है वो अपने आप हथियार डाले, अटैक करने का सोचे भी नहीं। ऐसे घटिया चीज़ें, इस तरह का अटैक करना, इस तरह का ये करके वो अपनी जो खौफ है, डर है, वो फैलाता था। वो खौफ फैलाना या डर फैलाना उसका मेन हथियार होता था, और वो करके दिखाता था, जताता था कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसे आपको फना करूँगा, मैं ऐसे आपको बर्बाद करूँगा, मैं काट दूंगा, इस तरह से। और यही चीज़ें इसने यहाँ पे की। जब ये यहाँ से रिटर्न हो रहा था, आमिर तैमूर पीछे पीछे जा रहा था, तो इसने क्या किया, इसने सारी फसलें जला दी, पूरा खाना बर्बाद किया, और जो कुछ यहाँ पे कुएं या नदियाँ जो भी आते थे छोटे मोटे, उन सबको कंटामिनेट कर दिया, जहर फैला दिया, बर्बाद कर दिया। तो अभी यहाँ पे बेइज्जत इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। अब जब बेइज्जत को पता चला कि आमिर तैमूर कहाँ है, बेइज्जत के सर पे तो आसमान टूट पड़ा कि आमिर तैमूर था कहाँ पे। आमिर तैमूर तो अंकारा पे था। अंकारा किसका है? अंकारा वॉज बेसिकली जो बेइज्जत का रीजन था। बेइज्जत का वो रीजन था जहां से वो आसानी से जंग लड़ भी सकता था, जीत भी सकता था। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस वक्त दिस वाज सो सुपर पावर एट दैट टाइम एंड दिस वाज आल्सो अ सुपर पावर एट दैट टाइम। तो इन दोनों के बीच में जंग लड़ना, जंग का होना इज नथिंग बट अ वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। इन 14th सेंचुरी, तो आप यहाँ पे मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, इन 14th सेंचुरी अमेरिका वाज नॉट फाउंड, ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट फाउंड, सो मेनी कॉन्टिनेंट्स वाज नॉट, सो मेनी रीजन्स हैज बीन नॉट फाउंड एट दैट टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा एक डायनास्टी थी, और ये उससे भी बड़ी डायनास्टी थी। और इन डायनास्टी का एक दूसरे पे अटैक करना, इन डायनास्टी का एक बहुत बड़ा जंग का ऐलान करना, ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने ये सारी चीजें जला के बर्बाद कर दिया, तो जब यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे सिचुएशन बदल गई। यहाँ पे कौन है? बेइज्जत है। यहाँ पे कौन है? अभी आमिर तैमूर है। तो यहाँ पे पहले उल्टा था, पहले यहाँ पे आमिर तैमूर इस साइड से आता था और बेइज्जत इस साइड से आता था। अब ये उल्टा हो गया, अब यहाँ पे बेइज्जत है, यहाँ पे आमिर तैमूर है। तो जैसे यहाँ पे इसको पता चला कि अंकारा में आ चुका है, उसने रास्ता बदल के बहुत लंबा रास्ता लेके वो उसके पीछे आके खड़ा हुआ है। तब आमिर बेइज्जत के पैरों तले जमीन हट गई। तो इसने क्या किया,
he had no option then only to fight against to come back। जिस तरह से इस रीजन से वापस आया, यहाँ पे इसकी फौज के लिए ना खाना था, ना पानी था, ना कुछ था। इसकी फौज आधे से ज़्यादा यहीं पे बर्बाद हो गई और जो कुछ भी आई वो इसके अटैक में आ गई। तो यहाँ पे तो बेइज्जत की जो बेसिकली यहाँ पे डेथ हो जाती है जंग के मैदान में, और सॉरी डेथ नहीं होती, इसको गुलाम बना लिया जाता है, इसको कैद कर लिया जाता है बेइज्जत को, और इसको वापस ले जाके इन्हीं के आमिर तैमूर के जेल में डाल दिया जाता है। और बेइज्जत के जो बच्चे थे उन लोगों को इस बात पे माफ़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि तुम अभी आगे चल के हमारे अंडर में रहोगे या हमारे कंट्रोल में अपनी सल्तनत चलाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस रीजन वॉज, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस रीजन में जो इसके जो बेइज्जत के जो बच्चे थे उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल संभाल लिया और यहाँ पे जो आमिर तैमूर था वो अपने इस रीजन में वापस चला गया। तो लेकिन वापस जाने के बाद कुछ दिनों के बाद बेइज्जत की भी डेथ हो गई और आमिर तैमूर की भी डेथ हो गई। तो आमिर तैमूर की जब डेथ हुई तो इसकी जो पूरी जो डायनास्टी है, अब फॉर एग्जांपल इंडिया में जो तुगलक डायनास्टी थी, सैयद डायनास्टी थी, लोधी डायनास्टी थी, जो दिल्ली सल्तनत जिसको कहते हैं, जो ममलूक डायनास्टी थी, वो डायनास्टीज यहाँ पे पावर में आ गई। और उसके बाद वो अलग बात है कि उसके उन डायनास्टीज के डिवीजन में बहमनी डायनास्टी और उस तरह की बहुत सारी डायनास्टीज यहाँ पे पैदा हो गई। तो आगे चल के तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आमिर तैमूर था उसकी डायनास्टी यहाँ पे डिवाइड हो गई आफ्टर हिज डेथ। तो सेम थिंग हैपन हियर, जो बेइज्जत की जो डायनास्टी थी, जो ऑटोमन एम्पायर, वो भी बहुत सारे टुकड़ों में बट गई इसकी डेथ की बात। तो द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हियर इज द आमिर तैमूर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट है कौन, बाबर हु वेंट अगेंस्ट लोधी, इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट गया था। कब, इन 15th सेंचुरी, द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत की जो फर्स्ट वार थी वो इब्राहिम लोधी के और बाबर के बीच में हुई थी, विच हैपन हियर इन, ये आमिर तैमूर का ही एंसेस्टर है इसी के। तो इसी को कहते हैं कि जो चंगेज खां का ये प्रोडक्ट है और इसका प्रोडक्ट ये है और इसका प्रोडक्ट अकबर है। तो जो इस बाबर इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन और बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। तो दिस इज व्हाट हैपन हियर इन इंडिया। तो यहाँ पे ये डायनास्टी डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे इस डायनास्टी के डिवीजन होने के बाद व्हाट हैपन हियर, तो आप ये कहोगे तो यूरोपियंस क्या कर रहे थे उस वक्त। यूरोपियंस उस वक्त इतने पावरफुल नहीं थे या उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी सल्तनत के, जो कि ऑटोमन एम्पायर सल्तनत है, उस सल्तनत के अगेंस्ट जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पावरफुल किंग या एम्परर या एम्पायर या किंगडम नहीं था उस वक्त। देवर सी, ये वो पीरियड है 14th सेंचुरी या 15th सेंचुरी, यूरोप का वो पीरियड है जहाँ पे उनको खाने के लाले पड़े थे। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें की जाती थी कि हाँ चाइना में बहुत कुछ अच्छा खाते हैं, वहाँ के जो पर्दे हैं या उनके जो कालीन है, क्या बोलते हैं, कारपेट्स है, दैट वाज द रिचेस्ट कारपेट्स इन द वर्ल्ड। उनकी, हमारे आर्ट की, हमारे खाने की, हर चीज़ की तारीफ हुआ करती थी वहाँ पे। सी, इस रीजन में जो कॉन्स्टेंटाइनोपल है, ये वाला रीजन, इट वाज स्टिल अंडर रोमन एम्पायर, जो कि इस्तांबुल का ये जो रीजन है, इट वाज अंडर रोमन एम्पायर। एंड द सिल्क रूट, ये जो सिल्क रूट का ये जो रीजन है, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड रूट। ये जो ट्रेड रूट का जो ये रीजन है, ये यहाँ की न्यूज़ यहाँ पे और यहाँ की न्यूज़ यहाँ पे पहुँचाता था। ये जो ट्रेड रूट का जो रीजन है, जो कोई भी इधर से आता अप टू इंडोनेशिया, इनका कनेक्टिविटी बनी हुई थी, अप टू चाइना, जो कोरिया, ताइवान वगैरह, जो सिंगापुर या मलक्का स्टेट है, तो वहाँ तक तो इनका कंटिन्यूसली आवन जावन हुआ करता था और इनके न्यूज़ेस इधर से उधर जाते आते थे। तो यहाँ पे इनको ये लगता था कि यहाँ पे उस वक्त इस रीजन को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे हिंदुस्तान को। तब
तब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी और उसके बाद में इन 15th सेंचुरी द दिल्ली सल्तनत, इन आफ्टर 15th सेंचुरी मुगल एम्पायर एंड ऑल्सो विजयनगर एम्पायर और इस तरह के बहमनी डायनास्टी, वो सारे एम्पायर्स इन साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अहोम डायनास्टी थी, यहाँ पे चाइना की डायनास्टी थी और यहाँ पे मंगोलियंस वर रूलिंग एंटायर रीजन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या थी, भुखमरी थी। यहाँ पे कोई किसी को खाना अवेलेबल नहीं था, किसी को पीना अवेलेबल नहीं था, कोई भूखे मर रहा था, कोई ये कहता, यहाँ पे लाले पड़े थे, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री या रेवोल्यूशन ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। हाँ, ये जब ये सारी चीज़ें पीसफुली यहाँ पे हो रही थी, आफ्टर सम टाइम Sultan Muhammad tried to occupy this region up to 700. See, Turkey को start हुए, it started in approximately in 1200, 1300.